सुनाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पीपल्स पार्टी ने जो कामयाबी हासिल की उसके हतमी नतीजा रोक दिया गया है। दोबारा गिनती होगी। एक बड़ी हैरान कुन शिकस्त हुई है, सब सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी ने दी है। एक बड़ी फतह हुई पीपल्स पार्टी के, लेकिन हतमी नतीजा रोक दिया क्या है, शिकस्त बड़ी हुई है। और तहरीक इंसाफ को, जो कराची के अंदर जो बार बार कहते थे कि कराची एक बड़ा शहर है, दिल है, वाकई दिल है कराची, हमें यहां का मैंडेट मिला है, और यहां उनको एक शिकस्त हुई। जो पहले नंबर पे थे तहरीक इंसाफ, उनको जो शिकस्त हुई, चौथे और पांचवें नंबर पे जो आए हैं उनको हैरान कुन शिकस्त हुई है। नून लीग का यह हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत नाकाम गई है डिलीवर करने में। 3 साल का अरसा आपके सामने है। आज मजदूरों का भी आलमी दिन है और उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। कोई रिलीफ नहीं मिला। कोविड की वबा आपके सामने है। वैक्सीनेशन अभी तक उतने बड़े पैमाने पे मुल्क के अंदर नहीं है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान और मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर सोहराब खान सरकी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मीर साहब। डॉक्टर साहब, ये बड़ी कामयाबी थी पीपल्स पार्टी की, हतमी नतीजा रोक दिया गया है, लेकिन बड़ी एक अपसेट हुआ, तहरीक इंसाफ को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल मीर साहब, आप ये देखें जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की, तो जहां जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं तो तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल अभी छठे नंबर पे गई है। हल्के के अंदर लोग जो है वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर रिवाइव हो रही है। और आपको बखूबी मालूम है कि यहाँ पर काफी कैंडिडेट थे, ये वोट जो है उनमें बाइफरकेट हुए, और दूसरी पार्टी MQM इवन जो है मुस्तफा कमाल PSP, मैंने उनको देखा है कि उन्होंने मतलब कोई बड़ा इल्जाम नहीं लगाया है। अब मुफ्ता इस्माइल को इतने वोट मिले हैं, वो करीब तरीन है दूसरे नंबर पे, लेकिन ये है कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से मैं कौमी असेंबली का मेंबर बन जाऊं, लेकिन वो एक अवाम का फैसला होता है। अवाम का फैसले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया है। और मैं 12 आपके चैनल पे जब भी आता हूँ तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर कराची में काम किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियसली और आगे बढ़े और सही कैंडिडेट यहाँ पर खड़े करे और थोड़ी ज्यादा मेहनत करे, तो इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर पहले कामयाब होती थी, यहाँ पर बिल्कुल कामयाब होगी। आपके सामने सईद गनी की मिसाल है। वो 2-3 इलेक्शन, बाई इलेक्शन के बाद फिर जनरल इलेक्शन, फिर ये 2-3 इलेक्शन जीते, उन्होंने काम किया तो लोग उसको रिस्पांस दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो रहे हैं। और ये मैं आपको गुजारिश करूँ, जो हमारे उम्मीदवार यहाँ से थे, ये पहले भी इलेक्शन लड़े, 18 का इलेक्शन भी लड़े, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहे। जो मैं इनको फॉलो कर रहा था इनकी इलेक्शन, और ये लोगों के काम करते रहे, वहाँ हल्के में रहे और उन्होंने काम किया और मेहनत की, डेवलपमेंट कराई। हारने के बाद भी हमारी हुकूमत ने वहाँ पर काम करवाए जो वो बता रहे थे खुद कैंडिडेट। उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उनको वोट दिया, कामयाब हुए हैं। बाकी बिल्कुल नून लीग ने मुकाबला किया है, बाकी तहरीक इंसाफ को तो पूरे पाकिस्तान के लोगों ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। उसकी तो कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी तो हालत ये होगी कि जो आखिरी नंबर होगा, अब अगर कोई भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेगा तो आप ये देखेंगे बिल्कुल लास्ट नंबर होगा। ये हम तब से कहते आ रहे हैं, जब से इन्होंने पहले 90 दिन का टाइम दिया था, फिर इन्होंने 1 साल का टाइम दिया। उसके बाद जो महंगाई हुई है, जो इनकी पॉलिसियां गलत हैं तहरीक इंसाफ की, उसका नतीजा है अब लोग बिल्कुल तहरीक इंसाफ को, जो उन्होंने वोट दिए भी थे, अब तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और बिल्कुल उनकी जो माशी पॉलिसियां है, महंगाई है, उसकी वजह से लोग तंग आ चुके हैं तहरीक इंसाफ से। लेकिन डॉक्टर साहब, एक इल्जाम लगाया जा रहा है और PTI की तरफ से भी लगाता है, पीपल्स पार्टी ने पूरे निजाम को यरगुमाल बनाया है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर जीती है, और एक बता दे पूरा इलेक्शन प्रोसेस हुआ है
एक कंप्लेंट बता दे, एक पोलिंग स्टेशन पे कोई इन्होंने दरखास्त की किसी भी पार्टी ने। मैं तो मुस्तफा कमाल का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो तो यही कह रहे थे कि बिल्कुल वो स्मूथली हुआ है और हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। बाकी ये है कि यहाँ पर आमतौर पर ये रिवाज है, चाहे कोई भी सही इलेक्शन हो लेकिन उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। बात यह है कि अगर कोई आगे पीछे कोई रिजल्ट लेट हुए या कुछ भी हुआ है तो वो सारा जो भी बंदोबस्त करना होता है मेरे साहब वो इलेक्शन कमीशन का होता है, वो किसी हुकूमत का नहीं होता है और हुकूमत उसकी जिम्मेवार भी नहीं होती है। अब जब उसमें कोई गड़बड़ होती है बड़े पैमाने पे तो फिर आपको पता है कि उसके साथ जो है वो कोई बात छुपती नहीं और वो जिस तरह डस्का में हुआ वो वाज़े तौर पर वो बात इलेक्शन कमीशन ने उसको मॉनिटर भी किया और इलेक्शन कमीशन ने आरओज ने बाकायदे उसको लिख कर भी दिया। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अलबत्ता अगर कोई कन्वेंस का प्रॉब्लम रहा है या इलेक्शन कंपाइलिंग इलेक्शन के बाद जब वो फॉर्म 14 की कंपाइल करते हैं वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप को भी मालूम है, मैं भी 6 इलेक्शन लड़ा हूँ, उसमें टाइम लगता है। आस्ता आस्ता जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक एक आरओ के पास आता है तो एक एक उनको लिखना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। बहरकैफ ये जो इलेक्शन हुआ है बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ है और टर्न आउट बहुत कम रहा है। अगर किसी को धांधली करनी होती तो वो फिर 15-16 हजार मैंने यहाँ तो आपको पता है कि यूनियन काउंसिल का जो है उम्मीदवार वो भी 5-7-8 हजार वोट ले लेता है। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल में इतना कोई धांधली का आंसर बिल्कुल 0% है। बाकी ये है कि जो लोग आए वोट डालने के लिए उन्होंने अपना फैसला दिया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में दिया है। ये खुशआइन बात है, इससे इंशाल्लाह ताला एक अच्छा इमेज जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और जो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वो काम नहीं कर रही है, तो इसमें बिल्कुल ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज को पसंद कर रहे हैं। कराची के अंदर जो पहले यहाँ पर मेयर साहब थे उस जमाने में आप पूरे चैनल्स पे देखते थे जो कचरे की सूरत हाल थी और ढेर लगे हुए होते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वही कराची है और वही डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के थ्रू काम हो रहे हैं। पूरे कराची के अंदर सफाई भी हो रही है, रोड भी बन रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है। वही फंड है, कुछ ज्यादा फंड भी अभी एक्स्ट्रा नहीं दिए गए लेकिन उनका सही यूटिलाइज हो रहा है, तो आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक तो रिलीफ अवाम को नहीं मिल रहा, महंगाई, बेरोजगारी भी आपके सामने, कोविड एक सबसे बड़ा अहम इशू है। क्या कहेंगे, बड़े चैलेंजेस हैं इस गवर्नमेंट को। तकरीबन 3 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है, किस तरह देख रहे हैं? मेरे साहब फेडरल गवर्नमेंट तो बिल्कुल टोटली फेल है, लेकिन ये है कि कोविड के हवाले से अगर आप देखा जाए हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है उसमें तो बड़ा अफसोस होता है और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस वबाई बीमारी से सेफ रखे। लेकिन सिंध ने अपना किरदार इसमें अदा किया। आपको भी मालूम है कि जितने भी पहले भी टेस्ट हुए 100% फ्री किए गए और उसके बाद दूसरी वेव में भी टेस्ट वगैरह फ्री किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो 3rd वेव है उसमें भी सिंध गवर्नमेंट अपनी लेवल पे जो है वो एफर्ट्स ले रही है और हम हमेशा पहले वेव से समझाने की कोशिश कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई आप होश के नाखून लें, हिकमत अमली तय करें और कोई जरूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल हो गए हमने कोई भी डेवलपमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन ये है कि इस टाइम जो सूरत हाल है हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। वो वबाई बीमारी है कोरोना वायरस, उसका मुकाबला कर रहे हैं। अगर हमने लोगों को इस वायरस से सेफ कर लिया इस सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और पीपल्स पार्टी को जो पजीराई मिली है और जो मुखालफिन जो उनके कट्टर मुखालिफ हैं, मैं कल असेंबली में मैंने भी स्पीच की, जो अपोजिशन के मेंबरान कुछ जो सुलझे हुए हैं वो भी तारीफ कर रहे थे कि सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और आप ये देखें कि लोगों की लाइनें लगी हुई है, हमने लोगों को अवेयरनेस दी है, उनको बताया है कि आप इंजेक्शन लगवाएं, बड़े पैमाने पे इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अरबों रुपए हमने मुख्तस भी कर दिए, अपनी लेवल पे भी हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है
जितना जल्द हो सके कि हम सब लोगों को वैक्सीनेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं, सिंध के अंदर हमने बेसिक हेल्थ यूनिट की सतह पर ये इंजेक्शन प्रोवाइड कर दिए। रूरल हेल्थ सेंटर, तालका हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और लोग जो पहले नहीं लगवा रहे थे, अभी आप खुद जाकर देखें, खालिद दिनो हाल के सामने हजारों लोगों की कतारें लगी हुई हैं। सही डॉक्टर साहब, सही डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। सीनियर रहनुमा, सीनियर स्टाफ डॉक्टर सौरभ कंसर की मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान है, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, सियासत पे गहरी नजर है उनकी। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी आपकी जी। जिल साहब, शिकस्त हुई है, बुरी शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर, किस तरह देख रहे हैं, क्या अवामिल है? जिल साहब क्या कहेंगे? मैं ये अर्ज करूंगा कि पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक सोच में जाने की रिक्वायरमेंट है बतौर पार्टी के, और कप्तान साहब की जेर निगरानी, उनके जेर सदारत ये देखने की जरूरत है कि पूरे मुल्क में लोगों ने उनसे मुंह मोड़ दिया है। जहां भी इलेक्शन हुए हैं उन्होंने आ रहे हैं इलेक्शन, और एक ऐसे जगहों में इलेक्शन आ रहे हैं जहां पर उनकी हुकूमत थी, केपीके में, पंजाब में, और यहाँ पर एक छठे पोजीशन में जाना, पहली पोजीशन से जब सीट उन्होंने जीती हुई थी, ये एक लम्हा फिक्रिया है उनके लिए। और ये लम्हा फिक्रिया को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। और वो ये गुर्बत के दौर में ये जो महंगाई है, इसने लोगों की कमर तोड़ दी, इसने इस पार्टी का जनाजा, सियासी जनाजा निकाल दिया, और बेरोजगारी उसको फॉलो कर रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बजाय इसके कि ये ढोल बजाएं और सेलिब्रेशंस करें, और कप्तान साहब खुद, वजीर आजम साहब खुद तकरीर करें, और उस तकरीर का कौम को एड्रेस करें और बोलें कि उनकी बड़ी कामयाबी हुई है इस 2.5 साल में, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और वो जो टेक्निकल चीजों में जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट और राइट लेफ्ट घुस सकते हैं, लेकिन जहां तक अवाम का ताल्लुक है, उनमें उन्होंने डिलीवरी की है, नहीं की है, उनकी उम्मीदों में पूरे उतरे हैं, नहीं उतरे हैं, ये वो चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द पब्लिक एंड पीटीआई। डिस्कनेक्ट इसलिए है कि इनके जो ओरिजिनल वर्कर्स हैं उनको एक तरफ डाला गया है, नॉन इलेक्टेड लोग सामने हैं जो कि वजीर आजम साहब के दाएं बाएं हैं, वो सही बातें उनको नहीं बताते हैं और सही मेरे ख्याल में मशवरे नहीं देते हैं। इस वजह से लगता है कि उनको जानकारी नहीं है लोगों के मसाइल का। सर, एक चीज, पीपल्स पार्टी को अर्बन वोट मिलना, इसके क्या अवामिल है? 18th अमेंडमेंट है, या लोग देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में ही काम पड़ता है, नून लीग तो कर नहीं सकते, नून लीग ने किया नहीं, तहरीक इंसाफ की डिलीवरेंस आपके सामने, पीपल्स पार्टी की तरफ वोट क्यों आ रहा है? मैं आपको 2-3 चीजें बता दूंगा। पहली बात यह है कि इस हल्के में एक स्पेशल प्रॉब्लम है पानी का, जो पिछले 20-25 साल से चल रहा है। मैं 98 में यहाँ पर आया, 99 में यहाँ पर डीजी रेंजर था, तो उस वक्त भी पानी का प्रॉब्लम था, आज भी पानी का प्रॉब्लम है, लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ लोगों से, इलाकों से लोग यहाँ पर सेटल हो चुके हैं, और वो यहाँ लोकल, यहाँ पर उनके मसाइल को या तो लोकल गवर्नमेंट के कारिंदे एड्रेस कर सकते थे या सूबाई हुकूमत एड्रेस कर सकती थी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने सूबाई हुकूमत को, जो कि यहाँ पर उनकी कारगुजारी है, यहाँ पर उनकी कार्रवाई होती है, उसको ज्यादा उन्होंने मुनासिब समझा कि उनके मसले हल कर सकता है। दूसरी बात जो मैं खास कर पीपल्स पार्टी के एंगल से कहना चाहूंगा, यहाँ पर एमक्यूएम की अनफॉर्चुनेटली अल्ताफ हुसैन के उस अनाउंसमेंट के बाद जो कुछ उन्होंने कहा, उनका तो मामला गोल हो गया। गोल होने के बाद यहाँ पर एक स्पेस पैदा हो गया। उस स्पेस में घुसने के लिए पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश थी, उन्होंने कभी एफर्ट नहीं किया। ये यहाँ पर खासकर ये सीट 38 साल के बाद जब उनके पास आया, उनको सोचने की जरूरत है। और यहाँ पर अभी वो जो एमक्यूएम वाली पॉलिटिक्स प्रॉब्लली वो नहीं चल रही है उस तरह से,
और जिस तरीके से यहाँ पर डिलीवर किया तारीख इंसाफ रिस्पांस किया लोगों ने तारीख इंसाफ के लिए 18 के इलेक्शन में उनके इतने सारे लोग इलेक्ट किए। पीपल्स पार्टी भी अगर बजाय इसके कि अपने आप को सिंध रूरल में अपने आप को कन्फाइन करे, वहाँ की बजाय कराची में आए और कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश करे, कराची में डिलीवर करे और कराची को फंड्स दे और इनके लोग दाएं बाएं जाएं, तो मेरे ख्याल में बड़ी स्कोप बनती है उनकी यहाँ पर कराची के अंदर। ये मेरे ख्याल में स्पेशल थिंकिंग इनको करना पड़ेगा और उसकी तरफ तवज्जो देना पड़ेगा। जल साहब सबसे बड़ा अहम इशू आपके सामने, मेरे सामने, डीजीएफआई बशीर मेमन साहब ने गवर्नमेंट का एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोला है। कहा कि ये मुझे कहते थे केसेस बनाए, दहशतगर्दी के केसेस बनाए, पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बनाए, नून लीग के ऊपर केसेस बनाए। एक अहम पोजीशन थी बशीर मेमन साहब की, क्या कहेंगे? और वजीर आजम को एक जस्टिफाई करना पड़ा कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, क्या कहेंगे? जी, मैं बशीर मेमन साहब को जाती तौर पर जानता हूं, हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज अ मैन ऑफ वेरी हाई इंटेग्रिटी और किरदार वाला आदमी है। उसका झुकाव ये नहीं है कि किसी पार्टी की तरफ स्पेशल सियासी झुकाव है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की है। इसके बारे में मैं इतना कहूंगा, जैसे उसने खुद कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर बशीर मेमन साहब जिस तरीके से भी उसको इल्जाम दिया जा रहा है कि वो नून की तरफ उनका झुकाव है और नून को फेवर करने के लिए उन्होंने ये कुछ किया और तारीख इंसाफ को मोरद इल्जाम ठहराया और ये तमाम की कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि प्रोबेबली उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, इन मामलात को मेरे ख्याल में सामने लाने के लिए और फैक्ट्स को आगे लाने के लिए वो क्या सही और क्या गलत है, ऐसी बातें हुई या नहीं हुई, तो एक जुडिशियल कमीशन का बनना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वजीर आजम अगर मुल्क का, जो अपने आप को इस वक्त अब तक ये बताता रहा है कि उससे आने से कोई आदमी अभी तक हुआ नहीं है और मुल्क के मामलात को हल करना चाहता है, इंसाफ करना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने आप को क्लियर करने के लिए और इंसाफ पसंद इंसाफ वाला साबित करने के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी करे, ताकि बशीर मेमन ने अगर गलत बातें की है, गलत बात लोगों के सामने आ जाए। अगर उसने सही बात की है तो फिर मैं क्या करूंगा? पाकिस्तानी अवाम को सोचने की जरूरत है कि उनकी क़यादत किनके हाथ में है और क्या वो इस काबिल है कि उनको इस गर्दाब से निकाल सकेंगे कि नहीं। जल साहब, आज तक तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है, यानी कि आज तक हुकूमत नाअहल साबित हुई है। देखिए जी, मैं तो एक ही चीज देखूंगा, वो ये है कि अवाम के मसाइल का जहां तक ताल्लुक है उस रिस्पांस का ताल्लुक है, वहां पर टोटली फेल्यूर है। सही जन साहब, क्या आगे भी यही गवर्नेंस रहेगी, यही परफॉर्मेंस रहेगी? मैं समझता हूं कि शायद इसी तरह की परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि वो कोई टीम नहीं बना सके। कप्तान साहब की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वो एक एफिशिएंट, कैपेबल, डिलीवर करने वाला और लोगों बातों को समझने वाला कोई टीम नहीं बना सके। आप देखें, पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोगों के रूरल एरियाज में रहता है। आप उनकी कंपोजिशन देखें कैबिनेट की, जो लोग इस वक्त करते धरते हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी जुल्फी बुखारी को क्या प्रॉब्लम को पता कि लोगों के प्रॉब्लम क्या है, या गिल साहब को या दूसरे को या तीसरे को, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, सामने तो वही है। इलेक्टेड लोगों को तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ है, किस तरीके से। तो बुनियादी तौर पर डिलीवर करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि इनके ब्लू ब्लडेड लोग होते हैं अपने पार्टी के, जिनको ये फिक्र होता है कि पार्टी ने आगे डिलीवर करना है कि नहीं करना है और उसका नतीजा क्या हो रहा है, जिस किस्म की डिलीवरी हो रही है लगता नहीं है। बल्कि वज़ीर आज़म साहब बार बार ये धमकी भी दे रहे हैं कि जी मैं तो असेंबलियां तोड़ दूंगा, मैं इलेक्शन करा दूंगा, नुकसान करूंगा। प्रॉबेबली किसी ने उनको ये भी बताया हुआ है कि ये जो कुछ है ये ढकोसला है, अवाम की रिस्पांस प्रॉबेबली बड़ी मेहरबानी जनरल साहब, मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब गवर्नर बलोचिस्तान थे, सीनियर रहनुमा भी रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान भी। आपकी बड़ी बात, मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस का बुरा हाल है उसी की वजह से शिकस्त आई है, बेरोजगारी, महंगाई की वजह से तहरीक इंसाफ को जो कराची के बाय इलेक्शन 249 में एक इबरतनाक शिकस्त आई है, वो भी आपके सामने। गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने। नाकाम गई है गवर्नमेंट कोई भी रिलीफ देने में। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।